जब 2 लाख की आबादी है और ऐसी हालत में राजद हार जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल है मेरा। दूसरा सवाल है, बिहार में 5 एमएलए चुनकर आ गए एमआईएम के। अब्दुल रहमान साहब जो बिहार के सदर है, माशाल्लाह एमएलए भी है और बेबाक भी है। तो क्या ये हालात बदल गए, इलाज हो गया? आपको ऐसा लगता है कि बिहार में 5 एमएलए आने से पूरा माहौल बदल गया हो, मुसलमानों की तकदीर बदल गई हो, ऐसा लगता है आपको? तो क्या लगता है इस बार यूपी के आवाम को असदुर अवैसी या एमआईएम को आप कहिए क्या इनको आजमाना चाहिए? मतलब देखिए, हम तो तकदीर बदलने के लिए नहीं आए और हम सिर्फ तदबीर करने आए हैं। इसलिए तदबीर करने आए हैं। किस बात से डराती है? डराती है, भाजपा से डराती है, जबकि हमारे मुल्क में भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है। ये जो नाम नेहाज सेकुलर पार्टी है, इनसे होशियार रहने की जरूरत है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। आज आमना सामना मीडिया के ऑफिस में तशरीफ लाए हैं दरभंगा बिहार से इंजीनियर शाह मोहम्मद अजबतुल्लाह अबू सईद, जो कि ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल बिहार के जो फाइनेंशियल जो कमेटी है उसके अहम जिम्मेदार हैं। अबू सईद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोर कमेटी की बिहार के मेंबर हैं और साथ ही साथ वो जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, तज्जिया निगार हैं, नौजवान है लेकिन बहुत ही काबिल शख्सियत है। आइए हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। अजबतुल्लाह अबू सईद साहब, आमना सामना मीडिया में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, मशकूर हूँ पूरे टीम का, आमना सामना की। अबू सईद साहब, पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि जिस तरह से मैंने अभी बात की कि आप जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह और कॉलम निगार हैं, तज्जिया निगार हैं, तो ये लिखने पढ़ने का शौक कहाँ से आया? ये वालिद मधु मगफूर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इसमें गिरामी मोहम्मद ज़मानुल्लाह नदीम है, ताल्लुक़ मेरा आबाई वतन भपूरा उस इलाके से है जहाँ से हज़रत क़ादी मिजाद इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ है और महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह का निस्तवी का ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे जो तरबियत दी, सिखाया, जो कुछ मैंने अपने घर से सीखा वो कलमों में उतारना उन्होंने ही सिखाया मुझे। और उनकी तरबियत ने लिखने पढ़ने का शौक़ और जज्बा पैदा किया और उसी के तहत हम जो है लिखते रहे और पढ़ने का शौक़ पैदा उन्होंने कराया। पहले उस वक्त में उमंग उत्फाल वगैरह आता था, तो दिल्ली उमंग दिल्ली उर्दू एकेडमी से निकलता है, तो उसका कारी उन्होंने बनाया मुझे। और मुख्तलिफ मज़ामीन, आजकल वगैरह, नया दौर वगैरह आया करता था और बहुत सारे रसाले वगैरह की बच्चों का जो दिल्ली से अफकार मिल्ली वगैरह, उसमें बज़ाब्ता उसके सफ़ा हुआ करते थे। उससे मुझे उन्होंने इंस्पायर किया और वहीं से सीख मिली। और फिर मैं पहली मरतबा वालिद मोहतरम की ज़िंदगी में मैंने एक अल्लाह मियाँ का जलवा, उसको मैंने तहरीरी शक्ल दी और उसको जगह सबसे पहले उमंग ने दी और उसी से मेरा शौक़ पैदा हुआ और बच्चा था ही, बच्चों के लिए लिखना शुरू किया। फिर तरह तरह के मज़ामीन लिखने लगा, फिर सियासी और समाजी इश्यूज पे बड़े आर्टिकल आने लगे। बच्चों से लिखते हुए आज आप बड़ों के लिए लिख रहे हैं और कुछ जो है तारीखी हमारे जो शख्सियात है उस पर भी आपकी बायोग्राफी वगैरह हमने पढ़ी है, कई अखबारों में आपने लिखा है। और आज मुल्क के और बिहार के मौजूदा हालात पर, सियासी समाजी हालात पर, तालीमी सतह पर भी आप लिख रहे हैं माशाल्लाह। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस पूरे तज़्ज़िये में आपने बिहार में जो मुसलमानों की खासतौर से पसमानदगी रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की हो और या नीतीश कुमार की हो, दावेदारी तो बहुत कि हमने सबने मिलकर मुसलमानों के लिए किया, लेकिन मुसलमान आज भी बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। आप क्या महसूस करते हैं? मैं जब से अकल संभाला है और जब से शोर पैदा हुआ है मेरे अंदर, मैंने किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखा, सियासी जमात, जो मुसलमानों की मुखलिस हो। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करना चाहूँगा। तो उसमें जब हमने एनालिसिस किया, जब किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं था,
2020 से 4 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया है MIM जी। उससे कबल आप देखें तो मैं हमेशा बेबाक लिखता रहा हूं, हमेशा उसका तायीद करता हूं जो लोग बेबाक बोलते हैं। और उसमें हमारे जो बड़े रहनुमा हुए हैं, गुलाम सरवर हमारे यहाँ से MLA रहे हैं, स्पीकर बिहार के रहे हैं, शेर बिहार का खिताब मिला है, हमेशा वो आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। वहाँ मियाँ आप देखें तो वहाँ की दूसरी जबान है उर्दू जी। लेकिन किसी भी ब्लॉक में या दफ्तर में आप नेम प्लेट नहीं देखेंगे किसी ऑफिसर्स के। बारहा आप देखें तो नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन वो अखबारों में और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या उसके नोटिफिकेशन की शक्ल में हमें देखने को मिलता है। जहां तक माइनॉरिटीज की बजट का मसला है जी। तो हमने जब से अकल संभाला है 1-2 मिनिस्ट्री के इर्द गिर्द पूरा हमारा जो बिरादरी है, जिस कौम से मैं आता हूँ जी, तो उस बिरादरी को कभी हिस्सेदारी नहीं मिली। वो चीजें जो उसकी भागीदारी होनी चाहिए हुकूमत में वो आज तक नहीं आई। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे कौम पे हराम है शराब, और जब जब मिनिस्ट्री मिलती थी शराब की मिल जाती थी। अफसोस है इस बात, ये अलमिया है। और जब जब मिनिस्ट्री मिलती थी तो माइनॉरिटी की मिलती थी। सिर्फ मुसलमान जो है मुसलमानों के लिए काम करेगा, अल्पसंख्यक के लिए, माइनॉरिटी अकलियत के लिए काम करेगा। मुसलमान तो सबके लिए काम करेगा जी। और सबको इक्विवेलेंट राइट है कि सबके लिए काम करे, सबके लिए फिक्रमंद हो, वो कोई भी तबका हो, किसी भी बिरादरी से आता हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो। हमने यही सीखा है। हम तो बहुत छोटे से गांव से आते हैं लेकिन बहुत मारूफ है अपने इलाके में, लेकिन हमने जो अपने विरासत में सियासत देखा है, हमारे यहाँ माइनॉरिटी में हम, लेकिन हमारे गैर मुस्लिमों ने हमेशा और मुसलमानों ने भी हम पर एतमाद किया। वालिद मोहतरम लंबे अरसे तक मतलब चुन के आते रहे, दादा चुन के आते रहे, हमारे भाई भी बड़े चुन के आए। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हम नहीं चाहते हैं कि इम्तियाज बढ़ता जाए कि मुझे मुसलमान है तो आप सियासत में सिर्फ आप मिनिस्ट्री माइनॉरिटी की दे दी जाए। ऐसा नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को बहुत ज्यादा उसके साथ जो है तासुब किया जाता है, हुकूमत जो भी हो। MIM में शामिल होने से पहले किस जमात पे थे आप? मेरा ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से उससे कबल नहीं था। तो MIM को ही आपने क्यों चुना, क्या वजह है, क्या लगता है आपको? क्या MIM जो है मुसलमानों की तकदीर बदल देगी? नहीं, मुसलमानों की नहीं, वो सब लोगों की मैं मानता हूँ। इसलिए मुसलमानों की बात स्टेज से या अखबारों के जरिए या अपने स्टेटमेंट में हमारे लीडरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हों या और अख्तरुल इमान साहब हों या और भी जिम्मेदार जो बात रखते हैं मुसलमानों की, मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले जो वास्ता पड़ता है अपने घर के लोगों से होता है, अपने पड़ोसियों से होता है। तो हम जिस बिरादरी से आते हैं उसकी तर्जुमानी सबसे पहले है, उसके बाद दूसरे लोगों को हुकूक आते हैं। तो हमने जो सबसे पहले अगर चलना सीखता है आदमी तो भाई बहनों से सीखते हैं। तो हमारे जो कौम मिल्लत के भाई हैं उसमें वो हमें जगह स्पेस नहीं देंगे, फिर दूसरी जगह स्पेस नहीं मिल सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता आया हूं कि मुसलमानों की सिर्फ पार्टी नहीं है, संविधान आधारित पार्टी है जितनी हैं हिंदुस्तान में, जितनी भी सियासी पार्टी है उनकी ज़हनियत जो भी हो, लेकिन यहाँ के आइन के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टी वजूद में आती है। इसलिए मैं समझता हूं कि MIM सिर्फ मुसलमानों की आवाज नहीं है, मुसलमानों की भी आवाज है। इसलिए कि मुसलमानों की जितने डेटा पेश किए गए मुसलमानों के ताल्लुक से जितनी भी हुकूमतें आई हैं आप बेहतर जानते हैं। वो रिपोर्ट जिसकी भी रिपोर्ट हो, रघुनाथ मिश्रा की हो, सच्चर कमेटी की हो, जिसकी भी रिपोर्ट हो, आप देखेंगे तो सब में पिछड़ापन है। वही हाल हुआ है कि हम डॉक्टर के पास गए या डॉक्टर को हुकूमत ने मेरे पास भेजी कि ये बीमार है और उसके बीमारी को जान लिया गया, फिर दुनिया को बता दिया गया मेरी बीमारी को, और उसका इलाज नहीं, उसका ट्रीटमेंट नहीं, इलाज नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा रोना है हमारे। क्या ये इलाज बिहार में 5 MLA चुनकर आ गए MIM के? अख्तरुल इमान साहब जो है बिहार के सदर है, माशाल्लाह MLA भी है और बेबाक भी है। तो क्या ये हालात बदल गए, इलाज हो गया? आपको ऐसा लगता है कि बिहार में 5 MLA आने से पूरा माहौल बदल गया हो, मुसलमानों की तकदीर बदल गई हो, ऐसा लगता है आपको? देखिए, हम तो तकदीर बदलने के लिए नहीं आए हैं और हम सिर्फ तदबीर करने आए हैं। इसलिए तदबीर करने आए हैं कि तदबीर मेरा काम है करना, तकदीर तो ऊपर वाला बैठा है करने वाला। लेकिन जब सियासत में हम जब आते हैं तो हर इलाके का इश्यूज होता है, मुद्दा होता है, रिक्वायरमेंट होते हैं।
हमारा मुद्दा है सबसे पहला जो है तालीमी जो निजाम है। हमारे यहाँ जो डेटा है, हमारे यहाँ मैट्रिकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, 10+2 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो पहुंच रहे हैं तो फिर उसके फिनेंशियली इक्तसादी ऐसी कमजोरी है उनकी फैमिली की कि उनके पेरेंट्स जो है, उनके गार्जियन सरपरस्त उसको पढ़ाने के काबिल नहीं है। IAS और UPS के लिए तो काफी स्टूडेंट निकल कर आ रहे हैं बिहार से, और इंडिया मिलिट्री काउंसिल भी काम कर रही है उस पर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने बहुत अच्छी पहल की है, BPSC की तैयारी शुरू की है, और हम लोग चाहते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल करे, और इसमें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कामयाबी मिलेगी। और अनीसुर रहमान कासमी साहब की सरपरस्ती में बहुत फाल हो रहा है। एक अरसे के बाद, मैं बचपन से जानता हूं, जब से आंखें खोली है तो ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल को देखा है, और हजरत खादिमजाद इस्लाम साहब ने इसे परवान चढ़ाया था। बीच में ये खत्म सा हो गया था, इसे फिर जिंदा किया है हमारे कुछ जिम्मेदारान सब, और नाफे आरफी साहब और भी जिम्मेदारान हैं जो बहुत रात दिन लगे हुए हैं। खत्म तो नहीं हो गया, धीमा हो गया, ये कहिए आप कि धीमा हो गया, खत्म सा हो गया था। जी हाँ, कुछ रफ्तार जो धीमी हो गई थी, अब जो है और थोड़ा सा गर्मी आई है, फाल हो गई है। मैं बात करता हूँ, फिर उसी तरफ आता हूँ मैं। बिहार में 5 MLA चुनकर आए, आम राय है, ये सियासी तजिया निगारों का आरोप समझिए, इल्जाम हमारा आरोप नहीं है ये, आम लोग जो राय बनी कि बिहार में 5 सीटें तो आ गई MLA की, लेकिन कम से कम 25-30 सीटें जो है खराब हो गई MIM की वजह से, जहाँ पर वोटों का बंटवारा हुआ, वोट कन्फ्यूजन हुआ, वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। वही हाल हमें यूपी में नजर आ रहा है। ऐसा लोगों का कहना है कि हो सकता है 4-5 सीटें वहां भी आ जाए, लेकिन कम से कम 50 सीटों पर वो बीजेपी का फायदा कराएंगे असदुद्दीन अवैसी साहब। तो क्या आपका क्या कहना है, क्या लगता है? देखिए, जिन लोगों को ये समझ में आ रही है कि ओवैसी साहब के इलेक्शन से हमारा नुकसान हो जाता है, तो हमें अपनी जमात का हिस्सा बना लेना चाहिए। हमें इंतजार था, हम बिहार के इलेक्शन पे ले चलते हैं आपको। तेजस्वी यादव तक अख्तरुल इमान साहब खुद चल कर गए थे, 2 बार मीटिंग हुई थी, और उन्होंने सिर्फ 8-10 सीट का मुतालबा किया था। आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस को इतनी सीटें दी हैं और सरकार न बनने की वजह, अगर आप जान ले, आज इत्तेहाद भी कायम नहीं है। अभी हमारे यहाँ ज़मीनी इंतखाब हुए हैं, दरभंगा में भी हुए हैं और एक सीट और हुए हैं, दोनों जगह पे अपने उम्मीदवार दिए हैं कांग्रेस ने। आज MIM जिम्मेदार नहीं है इसका कि आज सरकार नहीं बनी, जिम्मेदार तेजस्वी यादव हैं। अच्छा। कि उन्होंने हमें हिस्सेदारी नहीं दी। हिस्सेदारी कहने का मकसद ये है मेरा कि अगर हम 10 सीट मांग रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वजह से हार हो रही, तो हम सियासी जमात कभी नहीं सोचती कि मेरी वजह से या हमारी वजह से कोई हारेगा या हमारी वजह से कोई जीतेगा। उसका मकसद होता है लीडरशिप, और हम अपनी सियासी जो हमारी आवाज है उसको निखार पैदा करना, लोगों की आवाज बनना और लोगों के मुद्दे को उठाना, और वो रिप्रेजेंटेटिव चाहता है। यूपी में क्या, यूपी के समीकरण क्या कहते हैं आपके? थोड़ा सा कुछ तो पढ़ा होगा। यूपी पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने सवाल कर दिया तो मैं एक बात और कहूंगा आपको कि राजभर जब जो बिहार में ओवैसी साहब के साथ जमात में और उपेंद्र कुशवाहा जो इस वक्त बड़े ओहदे पे हैं और वजीर आला की बहुत खास हैं इस वक्त, पहले भी रहा करते थे, लेकिन बीच में उन्होंने अपनी RLSP पार्टी बनाई थी और उससे हमारा अलायंस हुआ था, तो उसमें उनको हिस्सेदारी राजभर जी को मिलती है। और उनकी क्या हैसियत है मैं उन पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन MIM से बैर क्यों है ऐसा कि MIM को 10-15 सीट नहीं दे सकते। समाजवादी पार्टी को, सारी सियासी जो नाम नेहा सेकुलर पार्टी है उसको खतरा मंडरा रहा है कि मुसलमानों की वोट की शिफ्टिंग MIM की तरफ हो जाएगी। इसलिए कि मैं तजिया बता दूं आपको, बिहार का जो अभी हालिया दिनों का इलेक्शन हुआ है, MIM केवटी विधानसभा बहुत हॉट सीट हुआ करता था और अभी भी था, इस वक्त भी इलेक्शन हुआ है। जो हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो राजद के कद्दावर लीडर जाने जाते हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा वहां पे, और उसके इलेक्शन लड़ने के बाद वहां पे कोई MIM पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ी, यहां तक कि मिथिलांचल के किसी सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ी। फिर वहां पे हार होती है, मुसलमानों की वोट परसेंटेज जो है, तादाद जो है वहां पे आपको 1 लाख है और यादव वहां पे 1 लाख है जी। जब 2 लाख की आबादी है और ऐसी हालत में राजद हार जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल है मेरा जी। दूसरा सवाल है कि बिस्वी फैयाज अहमद साहब साबिक MLA,
वो हार जाते हैं राजद के सिंबल से, जहां मुसलमानों की आबादी भी तकरीबन 1 लाख है और यादव की बिरादरी की भी तकरीबन 80-70 हजार है जी। तो इस सीट पे भी हार होती है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल है जी। मुसलमान तो गद्दारी नहीं किए होंगे, मुसलमान तो अपने वोट डाले होंगे, उनके साथ तो मजबूरी है, इन लोगों ने मजबूर कर रखा है कि इनके पास कोई रास्ते नहीं। वही हम जो है मुसलमानों के पास क्या मजबूरी है कि इन्हीं को वोट दे। मुसलमानों को डरा कर वोट लेना चाहती है। किस बात से डराती है? डराती है, भाजपा से डराती है, जबकि हमारे मुल्क में भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है। ये जो नाम नेहाज सेकुलर पार्टी है, इनसे होशियार रहने की जरूरत है, इसलिए कि ये हिंदुत्व के रंग में ये भी रंगे जा रहे हैं। और आप जब माजी के हालात पर जब नजर डालेंगे तो उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगा दिया है, बहुत बड़ा सफाई महोत्सव भी देखा, मैं उस वक्त में तालिब इल्म था। और सफाई एक गांव है, छोटा सा कस्बा, जहां सलमान खान जैसे और माधुरी दीक्षित जैसे हीरोइन वहां डांस करने गई थी, और यहाँ 55,000 लोग, मजलूम लोग, इनोसेंट पीपुल कैंप की जिंदगी गुजार रहे थे। आज भी उनके पास घर नहीं है, मकानात नहीं है। आपकी हुकूमत आई, हुकूमत थी, और उस वक्त भी कुछ आपने नहीं किया। आप उससे बड़ी बात है मुसलमानों के साथ किसी के साथ कुछ इंसिडेंट पेश आता है। ठीक है, आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं, जो सच्चाई है, फसाद तो हुआ है, बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन्होंने संविधान बदलने की कोशिश नहीं की। आज आरएसएस, बीजेपी और फाशिस्ट ताकत तो मुल्क का संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। वो यहाँ पर हिंदुत्व लाना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया कानून उसको बदलना चाहते हैं। तो इसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर अभी जिम्मेदार है, आप मौर्य कहां से आए हैं जी, उसने क्या बयान दिया। मैं इस आपके आमना सामना कैमरा को भी खराब नहीं करना चाहता, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कहां से आए? ठीक है, कहां से आए बताइए। भाजपा से आए, भाजपा के कैबिनेट में शामिल थे। ठीक है, आज 64 एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भाजपा के, वो किसी वक्त में एमएलए या एमपी या जिला अध्यक्ष या किसी भी बड़े ओहदे पे फाइज थे। आज का है वो कांग्रेस के हिस्सा थे जो आज भाजपा में। हम किस कांग्रेस और भाजपा के में फर्क नजर नहीं आता मुझे ये नजर आता है कि ये सब सियासी जमात है, और इनसे हमारा भूख प्यास, लोगों के जो राइट्स हैं उनके ये हराम खाने वाले लोग हैं, इनसे हमें बचाना है आवाम को, और हाशिए पे जो लोग हैं उनकी आवाज हमें बननी है। तो क्या लगता है इस बार यूपी के आवाम को असदुर अवैसी या एमआईएम को, आप कहिए, क्या इनको आजमाना चाहिए? मतलब नहीं, आजमाना नहीं, आजमा चुके हैं। आपने देखा उन पर इस तरीके के जो हमला हुए हैं वो बुखलाए हुए लोग हैं। जिस तरीके की जहनियत के लोग पकड़े गए हैं, इसमें बड़ी साजिश है। मैं आपसे कैमरे के जरिए और आपके व्यूवर्स के जरिए मैं ये कहना चाहूंगा, पैगाम देना चाहता हूँ, लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इनके पीछे नहीं, इनके पीछे किन लोगों का हाथ है। वो तो नजर आ रहा है बीजेपी के लोग थे वो। हाँ, तो बीजेपी बाद में और क्या जांच होगी, जानकारी होगी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सब जैसे पत्रकार लोग आवाज उठानी चाहिए। कार्रवाई होगी, और तो वो तो इंक्वायरी हो भी रही है। अमित शाह ने भी कहा कि हमने जांच की है, इंक्वायरी की है। कहीं ना कहीं जो है असदुर अवैसी साहब जो है बिना बताए, उन्होंने बताया नहीं तो हम कहाँ जा रहे हैं, इसीलिए सिक्योरिटी में चूक हो गई। इस तरह की बातें सामने आ रही है। हम ये कहते हैं कि इससे फायदा किसको हुआ, इस हमले से फायदा देखिए, बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं है कि असदुर अवैसी मुसलमानों को, मैं तो समझता हूँ कि मुसलमानों को अगर आप देखें आप कि एक सहाफी सत्य हिंदी जो आता है चैनल है, उस पर मैं देख रहा था, एक मुस्लिम जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को तो वोट ही नहीं करना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी यूज कर रही है, तो फिर मुसलमान वोट नहीं करे। मुसलमानों को अपना रहनुमा लीडर जिसे तस्लीम करना है, वो अखिलेश को करें, वैसी साहब को करे, मायावती को करें, या जितने लीडरान है जिसको करना है वो करें। ऐसा नहीं लगता है कि ये हमला करने के बाद में बीजेपी ने हिंदुत्व वोट को इकट्ठा किया और ये भी साजिश रची जा रही है, कोशिश की जा रही है कि इस हमले के बाद में मुसलमान जो है असदुद्दीन अवैसी के खेमे में और पूरी तरह से टूट पड़े और ये वोट उनको चले जाए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ जो जाने वाले मुस्लिम वोट है वो उस तरफ ना जाए, जिससे फायदा बीजेपी को हो जाए। देखिए, हमारा ये मानना है कि हम अलायंस नहीं भी किए ना बिहार के अंदर। मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, बिहार, यूपी से बिहार ले चलता हूँ आपको। इस वक्त भी सरकार तेजस्वी यादव बनाएंगे तो
ओवैसी साहब की पार्टी के 5 मेंबरान मेंबर असेंबली उनके साथ खड़े होंगे। जिस दिन खड़े नहीं होंगे, मुझ जैसा वर्कर एमआईएम का हिस्सा नहीं होगा, मैं आपको कहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर तेजस्वी आज चालें कि वजीर आला नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव नायब वजीर आला हो और मांझी और वीआईपी के जितने लोग हैं सबको मिनिस्ट्री मिल जाए। और एमआईएम को मिनिस्ट्री भी नहीं चाहिए, हमारी जो बात हुई है एमआईएम को मिनिस्ट्री भी नहीं चाहिए, और वहां पे सरकार बन जाएगी तो कौन जिम्मेदार है इसमें बताइए? सरकार बन रही है, अच्छा, बगैर भाजपा की सरकार बन रही है, क्या दिक्कत है? तो क्यों नहीं बन रही? वो जिम्मेदार है, राजद के लोग, कांग्रेस के लोग जिम्मेदार है। चाहते ही नहीं, वो नहीं चाहते, वो चाहते वजीर आला हम बने। चलिए, बात तो निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ भैया, मुल्क के मौजूदा हालात में मुस्लिम नौजवानों का क्या रोल होना चाहिए, क्या किरदार होना चाहिए, क्या किया जाए? देखिए, मैं एक नौजवान हूँ, अपने भाइयों से यही अपील करूंगा कि आप नफरत का जवाब मोहब्बत से दें। आप कोई आपको जुल्म ज्यादती करता है तो आप जरूर डिफेंस करें, लेकिन सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे आप मोहब्बत बांटे और पानी भी बांटे। अपने चौराहों पे, अपने आस पड़ोस में खाने खिलाने का नज़्म करें, अपने लोगों से मोहब्बत से पेश आए, वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। और मैं एक तरफ और इशारा ले चलता हूं कि बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में मदारिस का बहुत बड़ा रोल है जी। तो वो मदारिस पर भी हम बात करना चाहेंगे, इसलिए कि वो सरकार के मातहत हैं जी। और वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे तकरीबन 5000 मदरसे हैं, बहुत मदरसे जी, 5000 गवर्नमेंट मंजूर शुदा मदरसे हैं जी। वहां पे मदरसे में ट्रांसफर नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूं दूसरे जिला में भेजा जाए या दूसरे ब्लॉक में भेजा जाए, लेकिन सिस्टम में ये होना चाहिए जरूर कि जिनकी बहाली जहां होती है और जो ऑफिसरान बैठे हैं ऑफिस में, दफ्तर में, उनके भी ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ा करप्शन का अड्डा बना हुआ है, उसकी वजह से बदनज़मी है और उसकी वजह से जो है बहुत सारी जो रुकावटें हैं और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव होने के चांसेस, अगर ऐसा सरकार करती है तो जी। तो ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल की जानिब से आपको जो है सरकार को इस तरह कोई निवेदन देना चाहिए, बात रखनी चाहिए, मैं समझता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मुझे से बात करने के लिए। आप तशरीफ लाए इतनी दूर से, माशाल्लाह अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप सभी नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा। हम चाहेंगे कि नौजवानों की आप अगर हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आपका दोस्त अब राशिद अजीम इजाज़त चाहता है कैमरा पर्सन शाहिद पटेल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।